हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013 को। यहाँ हम लोग सबसे पहले यूनिट 1 को पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग 3 चीज़ें पढ़ेंगे। कंपनी का इंट्रोडक्शन, कंपनीज एक्ट का मीनिंग उसकी क्या है, डेफिनेशन क्या है और कंपनी का नेचर कैसे होता है, ये चीज़ें हम लोग टोटल आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो कंपनी मीन्स क्या होता है, गेट टुगेदर। जैसे ये आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि कई सारे लोग एक साथ खड़े हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कंपनी। मतलब एक साथ जुड़ना, एक साथ खड़े रहना। कानून की भाषा में क्या होता है कि कंपनी मतलब लोग एक साथ जुड़े हैं, किस मोटिव से, वो लोग प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, कोई ऐसी बिजनेस एक्टिविटी करेंगे जिससे उनको लाभ अर्जित हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनी का निर्माण करना। कंपनी के लिए जो एक्ट बनाया जाता है उसको हम लोग कंपनीज एक्ट बोलते हैं। जैसे 2013, अभी रिसेंट में जो आप पढ़ेंगे वो कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ेंगे आप। इसके पहले आपका 1956 चलता था। तो देखिए इंट्रोडक्शन में इसका जो कंपनीज एक्ट 1956 था, वो अधिनियम ये कहता था कि कंपनी मतलब क्या है, कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिसका रजिस्ट्रेशन 1956 के अधिनियम के अंतर्गत किया जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं। तो कंपनी अधिनियम 1956 हो गया, चाहे कंपनी अधिनियम 2013 हो गया, दोनों इसी के लिए काम करते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन में ये बोले कि कंपनी अधिनियम 2013 के पहले कौन सा अधिनियम था, तो कंपनी अधिनियम 1956 था। कंपनी अधिनियम 2013 से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले कंपनी अधिनियम 2013 को फर्स्ट टाइम पे राष्ट्रपति की सहमति कब मिली थी, 29 अगस्त 2013 को। और इसको गैजेट में कब निकाला गया था, तो वो था आपका 30 अगस्त 2013। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन याद करने वाला है। और एक चीज़ और कि जो कंपनी वर्ड है उसको कहाँ से डिराइव किया गया है, ये डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड कम प्लस पेनिस। तो देखिए, कम मतलब होता है एक साथ मिलना और पेनिस मतलब होता है ब्रेड। तो एक साथ मिल करके ब्रेड के लिए, ब्रेड मतलब रोटी होता है, रोटी के लिए काम करना, वो क्या होता है, कंपनी होता है। सिंपल से शब्दों में कि कंपनी मतलब होता है कि लोगों का एक साथ जुड़ना ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सकें। Under law, a company is corporate body and a legal person having status and personality distinct and separate from the member it constituting it. कानून के अंतर्गत ये क्या होता है, कंपनी क्या है, एक कॉरपोरेट निकाय है, एक कॉरपोरेट बॉडी है। मतलब जैसे हम लोग नेचुरल हैं, नेचुरल पर्सन हैं, तो कंपनी जो होती है वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब कानून के नज़रों में ये है, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, कंपनी को हम लोग देख नहीं पाएंगे। अब अगर आपको बोलूँ कि एक ब्रांड है मैगी, मैगी कौन बनाता है, नेस्ले बनाती है। नेस्ले को देखा है तो नहीं देखा होगा। ये एक कंपनी है जो कि कानून के नज़र में एग्जिस्ट करती है, कानून के नज़र में है लेकिन हमको दिखती नहीं है वो। उसके बाद है कि यह एक कानूनी व्यक्ति है जो जितने भी उससे जुड़े हुए मेंबर हैं उनके अस्तित्व से अलग है। अभी ये आगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि अस्तित्व से अलग होने का मतलब क्या है, जितने भी सदस्य हैं उनसे पृथक वैधानिक अस्तित्व क्यों रखा जाता है। यह है, in the legal sense a company is an association of both natural and artificial person and is incorporated under the existing law of a country। कानून के अर्थों में क्या है कि एक कंपनी प्राकृतिक यानी कि जैसे हम लोग हैं, और कृत्रिम मतलब होता है कि जो आर्टिफिशियल है, वो एक्चुअल में पर्सन नहीं है लेकिन कानून द्वारा बनाया गया। जैसे फर्म हो गई, कोई दूसरा बिजनेस हो गया, कोई और दूसरी कंपनी हो गई, तो ये दोनों मिल करके एक साथ समूह कोई बनाते हैं, चाहे वो सिर्फ नेचुरल पर्सन हो सकते हैं, चाहे कृत्रिम और नेचुरल दोनों को मिला करके कोई कंपनी बनाई जाए। और इसमें क्या होता है कि ये कानून के अंतर्गत आती है। जब वन बाय वन जब नेचर पे हम लोग पढ़ेंगे, उसके फीचर्स पढ़ेंगे, तो आपको ये वर्ड समझ में आएंगे कि कानून के तहत उसको शामिल करने का मतलब क्या है, रजिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे बस इतना समझ लीजिएगा कि कंपनी में क्या होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों व्यक्तियों का समूह हो सकता है, या कोई भी ऐसा संघ हो सकता है जिसमें नेचुरल पीपल एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। डेफिनेशन दी गई है, तो आपका सबसे पहले एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कंपनी को कौन से
धारा में डिफाइन किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये डिफाइन किया गया है धारा 2 उपधारा 20 में कि कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है जिसका समामेलन इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ है या फिर इसके पूर्व के किसी कानून के अंतर्गत हुआ है। मतलब क्या है कि जैसे आपने एक बिल्डिंग बना दिया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बिल्डिंग कहेंगे। अगर आपको एक कंपनी बनानी है, ये तो अभी दिख तो रहा नहीं है कि कंपनी कैसे बन गया, तो आपने पेन पेपर पर सारी चीज़ें लिख दी कि हमारी कंपनी का नाम ये है, कुछ लोग इससे जुड़े हुए उन लोग के बारे में डेफिनेशन, उन लोग को डिफाइन कर दिया, कंपनी में कौन से रूल रेगुलेशन ये सब चीज़ें चलती हैं, वो सब कुछ आपने लिख दिया। अब इसका एग्जिस्टेंस बनाने के लिए, इसके अस्तित्व को दर्शाने के लिए कहाँ पे जाते हैं, कानून के पास जाते हैं, लॉ के पास जाते हैं, और लॉ के पास ये अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं कि हम अपनी एक कंपनी का निर्माण करना चाहते हैं। तो जब कानून उस पर एक तरीके से बोले आप कि थप्पा लगा दे, बोले कि ठीक है आप जाइए कंपनी का निर्माण कर सकते हैं, आप प्रॉफिट अर्निंग मोटिव से आपको जो काम करना है वो कर लीजिए, लेकिन वो काम इलीगल नहीं होना चाहिए, आप आराम से कंपनी को बना सकते हैं। तो जो कानून अप्रूवल देती है इस डॉक्यूमेंट को, तो उसको हम लोग बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर करा दिया, जैसे आप लोग एडमिशन लेने जाते हैं तो रजिस्टर में आपका नाम लिख दिया जाता है, वैसे ही जब कंपनी बनाई जाती है तो उसका नाम कानून के रजिस्टर में लिख दिया जाता है, उसको हम लोग रजिस्ट्रेशन बोल देंगे। तो यहाँ पे बोला है कि उसका समामेलन, समामेलन मतलब क्या है कि कंपनी को बनाया गया है इस अधिनियम में। इस अधिनियम का मतलब क्या है कि 2013 में या फिर इसके पूर्व किसी भी कंपनी अधिनियम में, जैसे अगर कंपनी की बात किया जाए तो 1850, इसके भी पहले या इसके बाद कई ऐसे अधिनियम आए हुए हैं जहाँ पर कंपनी से जुड़े जितने भी दस्तावेज होते हैं, जितने भी रूल रेगुलेशन होते हैं वो सब थे। तो यहाँ पे बोला है कि कंपनी से आशय किसी भी ऐसी कंपनी से, किसी भी ऐसे ग्रुप से, किसी भी ऐसे संघ से है जो या फिर तो 2013 के अंतर समामेलित है या फिर 2013 के पहले कोई भी ऐसा कानून है जो कंपनी के लिए बनाया गया था उसमें वो समामेलित है। समामेलित का मतलब क्या है, बनाया गया है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये डेफिनेशन, हैने की डेफिनेशन एकदम अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। जब आप इनकी डेफिनेशन याद कर लेते हैं तो आपको सारे के सारे कंपनी के फीचर याद हो जाते हैं, उनकी विशेषता याद हो जाती है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। एक निगमित संघ जो एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसे विधि द्वारा एक शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मोहर के साथ एक अलग इकाई बनाया गया है। हिंदी में डेफिनेशन इसकी बुक के अकॉर्डिंग आप लिखिएगा, मैंने यहाँ पे बस इसका ट्रांसलेशन यूज़ किया है। तो हैने ने ये बोला कि कंपनी क्या है, एक कृत्रिम व्यक्ति है। व्यक्ति तो है, अब देखिए जब आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि व्यक्ति में सिर्फ आप नेचुरल पर्सन को नहीं इंक्लूड करेंगे। व्यक्ति मतलब होता है कि वो लोग जो टैक्स भरते हैं, कंपनी भी प्रॉफिट अर्न करेगी, वो भी टैक्स भरेगी, तो इसलिए इसको पर्सन का दर्जा दिया गया है। लेकिन नेचुरल नहीं है, ये भगवान द्वारा बनाया नहीं गया है, मनुष्यों द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसको किसने बनाया है, कानून ने बनाया है अपना अप्रूवल दे करके, और इसका सेपरेट एंटिटी होता है। सेपरेट एंटिटी अभी थोड़ी देर बाद समझा जाएगा। और इसके साथ साथ इसका क्या है, बोला है शाश्वत उत्तराधिकार है, कंपनी चलते रहती है, भविष्य में उसके लोग उससे जुड़े, उससे छूट जाएं, और लेकिन कंपनी का अस्तित्व हमेशा बना रहता है जब तक कि कानून चाहता है। और उसके साथ साथ क्या है, कंपनी जैसे हम लोग कोई सिग्नेचर करते हैं तो उस पर अपना पेन का यूज करके सिग्नेचर कर दिया, लेकिन कंपनी कैसे सिग्नेचर करेगी, वो भी तो कोई सामान के साथ डील करेगी, कोई प्रोडक्ट बनाएगी, किसी के साथ वो डीलिंग करने वाली है, तो आखिर में वो भी पर्सन है। सिग्नेचर वो नहीं कर सकती तो वो क्या करती है, अपने लिए एक मोहर का निर्माण करती है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन सील, सामान्य मोहर। आई होप डेफिनेशन तक समझ में आया हो। अब कॉन्क्लूजन में देख लेते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ individuals to engage in and operate a business enterprise in a commercial or industrial capacity.
एक कंपनी एक कानूनी इकाई है जो व्यावसायिक या औद्योगिक क्षमता में एक व्यावसायिक उद्यम में संलग्न होने और संचालित करने के लिए व्यक्तियों के समूह द्वारा बनाई गई। एकदम इजी सा लिखा हुआ है कि किसके द्वारा बनाया गया है, व्यक्तियों के समूह द्वारा बनाया गया है, जिसमें वो काम क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस ऑपरेशन करते हैं। कोई भी बिजनेस करने का मतलब क्या है कि ऐसी एक्टिविटी करना, ऐसे कार्य करना जहाँ से प्रॉफिट अर्न होता हो। अ कंपनी इज जनरली ऑर्गेनाइज टू अर्न अ प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी। ये मैंने कई बार बता दिया है कि कंपनी क्यों बनाया जाता है, ताकि लाभ अर्जित किया जा सके व्यावसायिक गतिविधियों से। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है फीचर्स। कंपनी की क्या क्या विशेषताएं हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल ससेशन, कॉमन सील, ट्रांसफेरेबिलिटी, सेपरेट प्रॉपर्टी, कैपेसिटी टू स्यू। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेपरेट लीगल एंटिटी, पृथक अस्तित्व। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 9 कहती है, मेकिंग द एसोसिएशन ऑफ लीगल एंटिटी इट इज सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर और मेंबर। मतलब कंपनी, अगर कंपनी बनी हुई है, यहाँ पे मैं इसलिए फिगर बना रही हूँ ताकि बस आपको दिखे, ये कंपनी है हमारी और इससे जुड़े हुए हैं 4 लोग, ए, बी, सी और डी। पृथक अस्तित्व होने का मतलब क्या है कि ये अपना अस्तित्व रखते हैं, जो इनके पास एसेट्स है, जो इनकी लायबिलिटी है वो इनकी अपनी है, और जो कंपनी के पास संपत्तियां हैं और उसके दायित्व हैं वो कंपनी की हैं। समझ पा रहे होंगे आई थिंक। ये अपने घर पे उठा करके नहीं ले जा सकते हैं जब तक कि कंपनी चल रही है। जब तक कि कंपनी का अस्तित्व है तब तक वो सारी की सारी प्रॉपर्टी किसकी होगी, कंपनी की होगी। इनमें से किसी की भी वो प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी अलग है और जितने भी उसके मेंबर हैं उसका खुद का मालिक उससे अलग होता है, इसीलिए एंटिटी होता है वो सेपरेट होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है द एसेट ऑफ कंपनी आर हेल्ड बाय द कंपनी एंड आर सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एसेट। कंपनी की जो संपत्ति है वो किसकी है, कंपनी की है, और जो सदस्यों की संपत्ति है वो सदस्यों की है। द सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी ऑफ कंपनी एज वेल एस्टेब्लिश्ड इन केस ऑफ सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन। यहाँ पे एक केस है आपका सॉलोमन बनाम सॉलोमन, जिसमें बताया गया था कंपनी अलग है और उसके जो मेंबर्स हैं वो अलग हैं। नेक्स्ट है आपका लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है, सीमित दायित्व। जितने भी मेंबर्स होंगे उनको कितना देना पड़ेगा, जितना भुगतान के लिए वो सहमत हैं। कंपनी में जो भी लायबिलिटीज़ हैं, मान लेते हैं कंपनी ने टोटल 5 करोड़ रुपए का उधारी ले रखा है। अब जितने भी उसके मेंबर होंगे वो कुछ तो जिम्मेदारी लिए होंगे ना, कि चलिए ठीक है मैं 50 लाख रुपए दे दूंगा, मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा, 20 लाख रुपए दे दूंगा, और मुझे एक कंपनी का शेयर दे दिया जाए, 2 शेयर दे दिए जाए, 4 शेयर दे दिया जाए। तो सीमित देयता का मतलब क्या होता है, आपको उतना ही भुगतान करना होगा जितना भुगतान आपके लिए सहमत है। मतलब जो एग्रीमेंट बनाया गया है, जो कंपनी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, आपके शेयर के बदले आपने जितना जिम्मेदारी उठाने का वादा किया है सिर्फ आपको उतना ही भरना है। अगर कंपनी इसके बाद बैंकरप्ट हो जाती है तो आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो इसीलिए कंपनी में जो पैसे लगाए जाते हैं वो थोड़ा सा सही रहता है कि लिमिटेड लायबिलिटी है। अगर मैंने वादा किया है कि 100 रुपये का भुगतान करेंगे तो सिर्फ 100 रुपये का भुगतान करेंगे, भले कंपनी 5 करोड़ के लॉस में डूब रही है। एक है इट इज़ लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर टू अ कंपनी विच इज़ लिमिटेड, द कंपनीज लायबिलिटी इज़ ऑलवेज अनलिमिटेड। अब आपके एमसीक्यू में ये पूछ सकता है कि कंपनी की लायबिलिटी कैसी होती है। तो कंपनी की लायबिलिटी हमेशा असीमित रहती है। अगर मान लीजिए कंपनी का समापन किया जा रहा है और कंपनी ने अपने सभी जितने भी जिनसे भी उसने उधारी ले रखा है उसको पैसे देने के लिए कंपनी के पास पैसे नहीं बचे, तो कंपनी की जितनी भी संपत्तियां वो बेच करके सारा पैसा उनको भुगतान किया जाएगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अनलिमिटेड है। अगर आपके पास पैसा खत्म हो गया है तो आप अपनी संपत्तियां बेच करके पैसे का भुगतान करिए। लेकिन जो मेंबर होते हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, सीमित होती है। मतलब अगर मैंने बोला है कि मैं 100 रुपये का भुगतान करूंगा तो सिर्फ 100 रुपये का भुगतान करूंगा, मैं अपनी संपत्तियां बेच करके उसका भुगतान करने वाला नहीं हूँ। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। नेक्स्ट होता है आपका शाश्वत उत्तराधिकार। शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब क्या है कि कंपनी तब तक नहीं समाप्त होगी जब तक
कानून ना चाहे, यानी कि जब तक कि लॉ नहीं चाहता है तब तक कंपनी का समापन नहीं हो सकता है। इन कंपनी लॉ परपेचुअल सेसेशन इज अ continuation of corporations or other organization existence despite the death, bankruptcy, insanity, change in membership or an existing from business of any owner or member or any transfer of stock etc. अब यहाँ पे क्या बोला है कि कंपनी हमेशा चलती रहेगी चाहे उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो मर जाएं, दिवालियापन हो जाए उनका, वो पागल हो जाते हैं, सदस्यता बदल जाती है। जैसे अभी कंपनी में ए, बी और सी मेंबर हैं, बाद में कोई और आ जाता है मेंबर, तो जितने भी मेंबर हैं, मालिक हैं, सब लोग हटते रहेंगे, लेकिन कंपनी का एग्जिस्टेंस हमेशा बना रहेगा जब तक कि कानून उसको ख़त्म नहीं करेगा। शाश्वत उत्तराधिकार मतलब आई थिंक समझ में आया होगा। अब अगर आपके एमसीक्यू में ये पूछ दे कि कंपनी का अस्तित्व हमेशा बना रहेगा, ये कौन सी विशेषता बताती है, तो क्या बताती है? शाश्वत उत्तराधिकार, यानी कि एक के बाद एक लोग आते रहेंगे, कंपनी के मेंबर्स हमेशा बदलते रहेंगे, लेकिन कंपनी हमेशा वहीं की वहीं रहेगी। नेक्स्ट है आपका कॉमन सील सार्वमुद्रा। सार्वमुद्रा मतलब क्या होता है? मुहर, स्टैंप। Companies Amendment Act 2015 has diluted the mandatory adoption of कॉमन सेल। कंपनी संशोधन अधिनियम 2015 में क्या बोला गया है कि मुहर का होना अनिवार्य है, यानी कि जो भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जो भी लेन देन करती है, उस पर कंपनी का कॉमन सील होना अनिवार्य है। जैसे कॉमन सील होना अनिवार्य क्यों है? आप कॉलेज में अपने होंगे तो वहाँ पे जो आपको आईडी कार्ड मिलता है, जो फीस रसीद मिलती है, उस पर आप देखेंगे तो कॉलेज का मोहर लगा रहता है। इसका मतलब क्या है कि कॉलेज ये कह रहा है कि हाँ आप हमसे जुड़े हुए हैं। तो वैसे ही जब कंपनी के कॉमन सील को लगाया जाता है, कॉमन सील कौन लगाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लगाएंगे, क्योंकि कंपनी के खुद के हाथ पैर तो हैं नहीं, तो वो क्या करती है, कुछ अपने लिए लोगों को रखती है जो एजेंट की तरह काम करते हैं कि मैं नहीं कुछ कर पा रही हूँ, आप मेरी जगह पे करिए, सारी की सारी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन काम मेरे लिए आप करिए। तो जो भी डायरेक्टर होता है, जो भी मेंबर होता है, जब भी वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो वो क्या करते हैं? कंपनी का सार्वमुद्रा लगाते हैं, कंपनी का मुहर लगाते हैं, ताकि ये बताया जाए कंपनी चाह रही है वो कॉन्ट्रैक्ट करना। The company may contract under its common seal if any, and in case the company does not have common seal, then according to the requirement of that particular section contract shall be validated। अगर मान लीजिए सामान्य मुहर नहीं लगा हुआ है, तो जिस हिसाब से भी अनुबंध को बनाया जा रहा है वहाँ पे बता दिया जाएगा कि हम मुहर नहीं, कंपनी की मुहर अभी नहीं है, बाद में आएगी, लेकिन अभी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जहाँ पे कंपनी एग्री कर रही है, तो उसमें साफ साफ बता करके अनुबंध को मान्य बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, अंशों का हस्तांतरण। तो ये धारा 56 में बताया गया है कि कंपनी के अंशों का हस्तांतरण एकदम आराम से हो सकता है। आपको जब जब मन करे, स्वतंत्र हैं आप उसको हस्तांतरित कर सकते हैं। इसीलिए कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो स्टॉक मार्केट में चलते हैं। अ शेयर होल्डर इज देयरफॉर नॉट परमानेंट वेडेड टू अ कंपनी। इसीलिए ये बोला जाता है कि जो शेयर होल्डर है वो हमेशा कंपनी में नहीं बना रह सकता है। जब तक मैं कंपनी ए से जुड़ी हुई हूँ, उसके शेयर्स को खरीदी हुई हूँ, तब तक तो मैं इसके साथ हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने अपने शेयर किसी और को दे दिया तो मालिक कौन बन जाएगा? सी बन जाएगा वो कंपनी का, और मैं वहाँ से हट जाऊँगी। तो इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसफेरेबिलिटी है, आप जब चाहें तब अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेपरेट प्रॉपर्टी। ये आपका सेपरेट एंटिटी से ही जुड़ा हुआ है कि कंपनी की अपनी अस्तित्व होते हैं, क्योंकि इसको माना जाता है ये लीगल पर्सन है। जो भी ये कमाएगा, जो भी एसेट खरीदता है, वो अपने तरफ से टैक्स का पेमेंट करेगा। जो उसके मेंबर्स होते हैं उनका उनसे कोई वास्ता नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड। मतलब क्या है कि कंपनी के नाम पर सीधा सीधा सा है, जैसे जो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो भी अनुबंध बनाता है, उसके ऊपर केस किया जा सकता है अगर वो ठीक से काम नहीं करेगा, और वो किसी और के ऊपर भी केस कर सकता है जो भी उससे जुड़े हुए पक्षकार हैं। तो वैसे ही कंपनी भी तो लीगल पर्सन है, तो वो क्या कर सकती है? अगर उसके साथ कोई धोखाधड़ी हो रहा है तो वो केस कर सकती है, अगर वो किसी के साथ धोखाधड़ी कर रही है तो उसके ऊपर भी केस हो सकता है। ऑन इनकॉर्पोरेशन अ कंपनी बिकम्स
सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट लीगल पर्सनैलिटी, जैसे ही उसका निगमन होता है, जैसे ही कंपनी को बनाया जाता है, वो क्या बन जाती है, एक स्वतंत्र कानूनी व्यक्तित्व बन जाती है। और इस पे क्या होता है, हम लोग मुकदमा चला सकते हैं और ये अपने नाम पर भी मुकदमा कर सकती है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो पूछ लीजिएगा, कोई सजेशन देना होगा तो दे दीजिएगा। और बहुत दिनों बाद वीडियो बन रही है तो कनेक्टेड रहिए और ट्राई करेंगे कि रेगुलर बेसिस पे अब आपको वीडियोस मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।